नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय नंबर 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो देखिए भाई, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जीव जंतु पेड़ पौधों या फिर छोटे प्राणियों, छोटे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। मतलब छोटे जंतुओं का अपने भोजन में काम में लेते हैं या फिर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे भी वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्गत ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित या सम्मिलित हैं। तो भाई, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती हैं जो आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक हैं। स्मरण करके उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भाई भोजन के घटक कौन कौन से हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एक तो है कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं। यहाँ आप दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं वसा लिख सकते हैं। फिर प्रोटीन लिख सकते हैं। फिर खनिज लवण लिख सकते हैं, खनिज लवण। फिर आप लिख सकते हैं जल, तो जल भी इसमें शामिल हो जाएगा। मतलब ये भोजन के घटक हैं। अगर इनमें से किसी एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो आप अभाव ग्रसित, मतलब इनके अभाव से कई प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं। कमजोरी आ सकती है, आपकी दुर्बलता हो सकते हैं। विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा कि निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में कैसे टूटते हैं। तो देखिए, हम जैसे खाना खाते हैं तो एक तरह से वो जटिल पदार्थों के रूप में होते हैं। फिर उनका जैसे पाचन होता है तो उनको सरल रूप में तोड़ते हैं। तो जैसे जटिल पदार्थ में कैसे हो गया, इस तरह से इनके जो कण हैं इस तरह से जुड़े होते हैं। तो ये एक तरह से श्रृंखला होती है, मतलब जटिल पदार्थ के रूप में होते हैं। तो ये क्या है, जटिल पदार्थ। फिर इनका पाचन होता है तो इनके कण ऐसे टूट जाते हैं, तो ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, तब इनका पाचन होता है। तो पाचन क्रिया करने में हम क्या, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये है भाई, जटिल पदार्थ से सरल में ऐसे टूटते हैं। तो सरल से मतलब जटिल से परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। मतलब जटिल पदार्थ विखंडित होकर टूट जाते हैं, मतलब सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या, पाचन क्रिया कहते हैं। कौन सी,
जब जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों के रूप में टूटना या विखंडन होना, इसको कहते हैं पाचन क्रिया। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ मतलब खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। तो वही अलग अलग प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग तरीके से उनको ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ को। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो आप सभी जानते हैं मधुमक्खियाँ फूलों से क्या रस चूसती है, फिर रस को चूसकर फिर एक जगह इकट्ठा कर देती है, मतलब मधुमक्खियों के छत्तों में इकट्ठा कर लेती हैं, फिर ताकि वो वर्ष भर ताकि फूल ना होने पर भी वे उन स्टोर भोजन जो स्टोर रस किया उन्होंने, उसको फिर कभी भी ज़रूरत पड़े तब उनको मतलब अपने भोजन के रूप में काम में ले सकें। एक दूसरा पक्षी है मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड, तो वो भी क्या ऐसे ही मकरंद को चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो देखिए मानव में भी जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी अपनी माँ का दूध पीते हैं, और जैसे गाय भैंस उनके जो छोटे बछड़े होते हैं वो भी दूध पीते हैं, ठीक है ना, दूध पीते हैं। तो वो जब छोटे होते हैं तब वो दूध ही उनका एक भोजन होता है। और अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। तो सांप ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपना जो भोजन होता है उनको सीधे ही वो निगल जाते हैं। जैसे सांप, मेंढक, चूहे, इनको क्या सीधे ही निगल जाता है, फिर ये उनको ऐसे ही पचा लेता है। इसी प्रकार से जैसे छिपकली होती हैं, तो छिपकली भी क्या करती हैं, छिपकली भी ऐसे ही इनको निगल लेती हैं, ठीक है ना। छिपकली भी इनको ऐसे ही, छोटे छोटे कीटों को आपने देखा होगा, लाइट वाले कीड़ों को वहाँ पे कीड़ों को जहाँ छिपकली होती है तो वे छोटे छोटे कीड़ों को ऐसे ही निगल लेती हैं, तो उनको वे ऐसे ही पचा लेता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो जलीय प्राणी जो आसपास के जो खाद्य कण हैं उनको छानकर उनको भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2.1। सारणी 2.1 में दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। अपने अब सारणी में देखिए अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अब देखिए घोंगा, तो घोंगा होता है ना जो समुद्रों में पाया जाता है, ऐसे शंख की तरह होते हैं इस तरह से, जिसमें उसकी जो बले होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, और वो अंदर होता है ना, जीव अंदर होता है घोंगा में ना। तो ये आहार का प्रकार, आहार की विधि, तो ये किस प्रकार से आहार लेते हैं। और चींटी भी अपना आहार कुछ मीठी चीज़ होती है या फिर कुछ और चीज़ होती है उनको स्टोर करके फिर उनका आहार लेते हैं। चील जैसे चील क्या सांप खाते हैं, और मछलियाँ भी ऐसी, मतलब कुछ छोटे जीवों को खाते हैं। मरमर पक्षी, जूं एक क्या होते हैं, परजीवी जो डायरेक्ट ही खून चूसती है। मच्छर भी खून चूसते हैं, तो ये भी एक तरह का, खैर परजीवी तो नहीं है लेकिन खून चूसते हैं। तितली, तो तितली क्या करती है, मकरंद फूलों से रस चूसती है। मक्खी जैसे गंदगी में बैठती है और कुछ खाने के जो वस्तुएं होती है उनमें से भी भोजन
ग्रहण करते हैं। तो आहार की विधि छीलना, चबाना, काटना, वेदन या पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसण, ये इस प्रकार की इतनी विधियां हैं इनकी आहार की विधियां। तो तितली क्या करती है? चूसण। मक्खी भी एक चूसण ही करती है, मच्छर भी चूसण करते हैं, जू भी चूसण करते हैं, मर पक्षी भी चूसण करते हैं, चील निगलते हैं या खाते हैं, चीर कर खाते हैं, वो तो चबाते हैं। और चींटी, चींटी भी उनको बारीक बारीक करके खाती है भैया ना, चबा कर खाती होगी शायद। और घोंगा, तो घोंगा भी ऐसे ही चूस कर खाता होगा या फिर, तो इस तरह से इनके बारे में आप जान चुके हैं। अद्भुत सत्य, स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच। तारा मछली का जो ऊपर का जो कवच होता है वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और घोंगा होता है, घोंगा का भी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, ठीक है ना। तो कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं ये, सॉरी स्टारफिश का नहीं होता, लेकिन ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। कौन? स्टारफिश। तो स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट जैसे घोंगा हो गया, इनका ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है, ठीक है ना। कौन? स्टारफिश। इसका नहीं होता है ना। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं। तथा जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो मतलब जैसे ये भोजन ग्रहण करती हैं तो आमाशय को बाहर निकाल लेती हैं, फिर भोजन के बाद आमाशय वापस अंदर वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये स्टारफिश है भैया ना, ये स्टारफिश। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखी है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब आता है मानव में पाचन। तो मानव की पाचन की क्रिया देखते हैं। मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। मतलब अपन जो भोजन करते हैं तो कुछ तो आमाशय में पचता है, कुछ बड़ी आंत और छोटी आंत में इनका अवशोषण होता है। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वो मल के द्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से इनका पाचन होता है। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है मानव में पाचन की? वैसे तो मुंह में चालू हो जाती है कुछ सॉफ्ट पदार्थों के, जैसे केला हो गया इनकी, पर ये मुख्य रूप से कहाँ पाचन होता है? आमाशय में। कहाँ पे होता है? आमाशय में पाचन होता है। फिर आमाशय में पाचन कुछ पदार्थों का अवशोषण किस में होता है? छोटी आंत व बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में और छोटी आंत में ना कुछ थोड़े थोड़े से ऐसे छिद्र से ऐसे बाल अंगुली की तरह ऐसे नुक्वे होते हैं, वो उनका अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो वो क्या है? मुख्य गुहिका, वकल कैविटी, ठीक है, वकल
केविटी, इसमें से हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर ये इसके बाद में क्या होती है, ग्रास नली या ग्रेसिका, मतलब जिसके माध्यम से भोजन खिसक कर नीचे की तरफ जाता है, तो ये क्या होती है, ग्रास नली, है ना। फिर आता है आमाशय। क्या आता है, आमाशय। इस तरह जेनुमा कुछ संरचना होती है आमाशय की। फिर आमाशय आता है, उसके बाद क्षुद्रांत। क्षुद्रांत होती है छोटी आंत। फिर आती है बृहदांत्र या बड़ी आंत, जो मलाशय से जुड़ी होती हैं। तो बड़ी आंत किससे जुड़ी होती है, मलाशय से। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट है मलद्वार, फिर गुदा। मलद्वार से होते हुए, गुदे से होते हुए अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। यह लंबा मार्ग, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे परिवर्तित होना या जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छिद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। तो भाई इनसे जो भोजन ऐसे जाता रहता है, तो इनसे जो विभिन्न ग्रंथियाँ होती हैं, इनसे कुछ स्राव स्रावित होते हैं, उनके माध्यम से ये भोजन का पाचन होता है। जैसे एक होती है लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। ये क्या करती है, पाचक रस स्रावित करती हैं, पाचक रस निकलता है इनसे। फिर पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। तो पाचक रस क्या करते हैं, जो सरल रूप में होते हैं उनको, जटिल रूप में होते हैं उनको सरल रूप में बदल देते हैं। मतलब जो जटिल मतलब कठोर इस तरह के होते हैं ना, उनको क्या बारीक बारीक छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये सरल में हो जाता है इस तरह से। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। जो आहार नाल होती हैं और जो उनसे संबंधित ग्रंथियां होती हैं, ये सब पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें देखिए ये चित्र हैं, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये मुख गुहिका है, यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर ये भोजन जैसे अपन चबाते हैं, तो यहाँ जो लाला ग्रंथि होती हैं, इससे रस इसमें मिल जाता है। मतलब इसमें जो स्राव निकलता है वो इसमें मिल जाने से भोजन चिकना हो जाता है। फिर चिकना हो जाने के बाद ये इस तरह से आसानी से नीचे खिसक जाता है, आसानी से नीचे खिसक कर आ जाता है। ठीक है, फिर ये ग्रेसिका में आ जाता है। फिर ग्रेसिका से कहाँ आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। किसमें, आमाशय। और ये यकृत हैं और ये पित्ताशय हैं। फिर यहाँ पे वाइल जूस मिलता है यहाँ पे, जिससे ये भोजन क्या, अम्लीय हो जाता है। मतलब ये HCl बनाता होता है यहाँ पे, तो ये क्या पदार्थ यहाँ पे अम्लीय हो जाता है। मतलब ये भोजन अम्लीय हो जाता है इस तरह से, वाइल जूस की वजह से। फिर इससे ये आमाशय से होते हुए ये छोटी आंत में जाता है इस तरह से। ये छोटी आंत है, ये इस तरह से, ये बहुत लंबी होती है ना, ये छोटी आंत है। फिर छोटी आंत से यहाँ से ये कनेक्ट होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत यहाँ से होते हुए
फिर इस तरह से ये यहाँ मलाशय है इसमें पहुँच जाता है, फिर मलाशय से ये गुदे के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भाई भोजन क्या इसकी पूरी प्रक्रिया देख लीजिए आप। पहले हम मुख गुहिका में ग्रहण करते हैं, फिर ग्रैसिका में जाता है, ग्रैसिका से आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से फिर ये इस तरह से फिर मलाशय से होते हुए गुदा से बाहर निकल जाता है ये अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी प्रोसेस होती हैं पाचन क्रिया की। तो आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाती है। तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, भूजो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है कि क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो इसकी संरचना, इसकी लंबाई कुछ 7 मीटर कुछ इस तरह से लगभग इतनी होती है। कन्फर्म नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी लंबी होती है भाई छोटी आंत की। तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन इनमें फ़र्क है बड़ी और छोटी का। तो छोटी आंत को छोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो व्यास होता है वो कम होता है और बड़ी आंत का व्यास बड़ा होता है। ठीक है, इसी वजह से इनको बड़ी या छोटी कहा जाता है। लेकिन लंबाई में तो छोटी आंत है वो ज़्यादा लंबी होती है और बड़ी आंत है वो कम लंबी होती है। ठीक है, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदन और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण 2.2 सारणी में लिखिए। तो भाई ये दांत हैं, यहाँ पे देखिए चित्र के हिसाब से जो हमारे आगे आगे के 2 दांत ये और ये वाले दांत, इनको क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ये 4 दांत हैं, इनको क्या कहते हैं? कृंतक दांत कहते हैं। तो 4 4 कितने हो गए? 8। 4 नीचे के 4 ऊपर के, ये होते हैं कृंतक। फिर 2 दांत ये और 2 दांत ये, है ना, 2 दांत ही, है ना, ये होते हैं रदनक। ये तो काटने का होते हैं और ये चीरने के होते हैं रदनक। रदनक क्या करते हैं? चीरते हैं। ठीक है ना, थोड़े नुकीले टाइप के से होते हैं, तो ये रदनक होते हैं। और 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब 4 ये हो जाते हैं और 8 कृंतक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 8 प्लस ये 4, ठीक है ना, प्लस फिर 2 2 और 2 2 ये क्या है? अग्र चवरणक, मतलब 4 ये हो गए, 4 नीचे के 4 ऊपर के, तो 8 ये हो जाते हैं। प्लस फिर
चवर्णक होते हैं लास्ट के, ठीक है। 3 इधर के और 3 इधर के, मतलब 6 नीचे के 6 ऊपर के, 6 दूनी 12। तो ये अब इनकी गिनती कर लीजिए। तो 8 4 12, 12 12 24 और 24 और 8 32। तो टोटल दांत कितने हो जाते हैं हमारे? 32, ठीक है। तो कृंतक तो कितना हो गया? 4 नीचे के 4 ऊपर के, तो 8 दांत तो कृंतक हो जाते हैं। रदनक 2 नीचे के 2 ऊपर के, तो 4 रदनक हो गए, मतलब चीरने वाले। और 8 तो मतलब काटने वाले भोजन को। और 2 नीचे के 2 ऊपर के, 4 चीरने वाले। और 4 4 8 अग्र चवर्णक हो गए। और 6 6 12 12 चवर्णक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दांतों की प्रोसेस है, ठीक है ना। तो दांतों की व्यवस्था इस प्रकार होती है, ठीक है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती हैं, जो लाला रस या लार, जिसको आप लार कहते हैं, वो स्रावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएंगे। तो भाई कर्तन एवं दसन वाले दांत, तो 4 नीचे के थे, 4 ही ऊपर के, तो कितने हो गए? 8। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कितने हो जाते हैं? चीरने एवं फाड़ने वाले, तो 2 नीचे के 2 ऊपर के, तो 4 ये हो जाते हैं। चबाने एवं पीसने वाले, तो 6 6 12 तो वे हो गए, ठीक है। और 12 तो ये हो जाते हैं। और 2 2 4 6 3 3, मतलब 8 4 12 20 चाहिए ना, 12। तो मतलब 10 यहाँ के और 10 यहाँ के, तो ये 20 20 8, ठीक है, 32। मतलब चबाने एवं पीसने वाले दांत टोटल कितने होते हैं? 20। देखिए भाई, इधर देख लीजिए आप कि 3 3 6 तो ये चबरणक हो गए, मतलब 5 इधर के 5 इधर के, नीचे के 10 और ऊपर के भी 10, तो ये चबरणक, ये अग्र चबरणक है, ये पश्च चबरणक है। तो इस तरह से ये 20 तो चबरणक ही होते हैं। और 2 इसके रदनक के, मतलब चीरने वाले, 4 चीरने वाले और 8 कृंतक हो जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 32 हो जाते हैं। इस तरह से आप इस सारणी को भर सकते हैं, ठीक है ना। दूध के दांत तथा स्थायी दांत के देखिए, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। मतलब आप सभी को पता है कि जब आप छोटे हैं तो शैशव अवस्था में आपके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप 7 8 साल के हो जाने लगते हैं, तब आपके ये दूध के दांत गिरने लगते हैं। फिर इसके बाद में आपके जो स्थायी दांत आते हैं, तो वो आपके मतलब वृद्धावस्था तक रहते हैं। फिर वृद्धावस्था में आपके जो स्थायी दांत हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दांतों का प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2.3। 2 फरकनली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। फरकनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए।
तथा उन्हें दूसरी परखनली बी में लीजिए। चबाने के बाद मतलब चबाकर आप दूसरी परखनली में डाल दीजिए। एक में तो आपको डायरेक्ट उबले चावल लेने हैं और दूसरी में आप चबाने के बाद उसमें डालना है बी में। दोनों परखनली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनका परीक्षण कीजिए। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। मतलब कि भाई ये तो उबला हुआ चावल है, साबुत, मतलब बिल्कुल उबला हुआ चावल, और तुमने उबला हुआ चावल चबाकर फिर इसमें डाल देते हैं आप बी परखनली में। फिर इनमें 2-3 बूंद आयोडीन की डाल देते हैं। ठीक है, आयोडीन की बूंद डाल देते हैं और इनमें जल मिला देते हैं। ये उबला हुआ चावल है और ये चबाया हुआ चावल है। फिर आप इनमें क्या फ़र्क देखते हैं। परखनली के रंग में परिवर्तन आ जाते हैं। तो इसमें परिवर्तन क्यों आते हैं? परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लार होती है ना आपकी, जो स्टार्च होता है यानी मंड होता है, उसको किस में बदल देता है? शर्करा में बदलता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे इसका रंग नहीं बदलता। आपने पिछले चैप्टर में हाँ शायद कक्षा 6 में किया शायद, तो उसमें आपने स्टार्च का परीक्षण किया था, जिसमें आपने आयोडीन की बूंद डाली तो वो स्टार्च किसमें नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये स्टार्च यानी मंड किसमें नीले कलर में बदल चुका है, और जो चबाया हुआ चावल है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं है ना। तो ये शर्करा है, एक तरह से शर्करा में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? लार की वजह से, लाला रस की वजह से। ठीक है। जीव एक मांसपेशी है, अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका का अधर तल से जुड़ी होती हैं। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ठीक है ना, ये जीव होती है ना। आप जीव के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में देख के चलें। इससे पहले ये देख लीजिए, मिठाइयाँ और दंत शय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वायरस वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, अध्याय 5 में देखेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5 में इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में ऐसे पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि जैसे आप कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जो जीवाणु हैं वो आपके दांतों में फंस जाते हैं। अगर आप मंजन नहीं करते तो वो उनसे एक अम्लीय पदार्थ मतलब अम्ल निर्मोचित करते हैं, जिससे आपके धीरे धीरे दांत क्षति हो जाती है, दंत की क्षति होती है। मतलब दांत आपके भंगुर हो जाते हैं अम्ल की वजह से। फिर धीरे धीरे आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दांत के ऊपर परत सी जम जाती हैं और दांत कमज़ोर मतलब भंगुर हो जाते हैं आपके। तो इनमें चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ ये दंत क्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दांत की इस तरह की संरचना होती है भाई। तो देखिए ये दांत इस तरह से होता है प्रॉपर। फिर धीरे धीरे इनके ये यहाँ से सील खुल जाती हैं, ऐसे कट लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं इनमें।
तो इस तरह से आपका दांत खराब हो जाता है। किसी किसी का दांत खराब देखा होगा आपने, इस तरह से, ठीक है ना, इतना खराब हो जाता है दांत। ये ऊपर की जो एनेमल पार्ट होता है, मजबूत भाग, वो अट जाता है इनका। फिर अंदर का जो मुलायम भाग है उससे आपको ठंडा गर्म महसूस होता है। फिर आपको ठंडी चीज़ और गर्म चीज़ खाने में प्रॉब्लम होती है। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। मतलब आपको कहने का मतलब है कि आपको मुंह की अच्छी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। कुछ खाने से के बाद कुछ मतलब हाथों से साफ अंगुली से उसको साफ कर लेना चाहिए और कुल्ला करना चाहिए, है ना। तो हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिक्स करती है ना, ठीक है ना। ये भोजन में लार मिलाने का कार्य करती हैं। तो देखिए भाई, इनके जीभ के स्वाद के हिसाब से इनमें दे रखे हैं। तो आगे आगे कौन सा स्वाद होता है, मीठा। और ये साइड हैं, इन साइडों में कौन सा होता है, तीखा। और लास्ट में कौन सा होता है, कड़वा। तो देखिए अभी देखते हैं। तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप नंबर 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्न पदार्थों का अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। फिर चित्र में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव आपके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो आप जीभ में इस तरह से अलग अलग स्वाद के पदार्थों को चेक करके आपके जीभ का स्वाद आप चेक कर सकते हैं। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रेसिका में जाता है। चित्र में के अनुसार ग्रेसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रेसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी आपको क्या खांसी आ जाती है तो किसी वजह से आमाशय जो खाया हुआ भोजन है उसको तुरंत ही बाहर निकाल देता है, मतलब स्वीकार नहीं करता है। मतलब आप वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, जिससे आमाशय से जो खाया हुआ भोजन है वो वापस मुंह के द्वार से वापस निकल जाता है। तो ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो देखिए भाई, आप ये ग्रास नाल है, इसके माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये भोजन आ रहा है भाई, ये ग्रेसिका के माध्यम से, और ये आमाशय है, ठीक है। इस आमाशय में ये भोजन स्टोर होता है, इसमें इसका पाचन होता है आमाशय में। और कभी कभी इस आमाशय से जो भोजन है वो वापस उल्टा चला जाता है और वमन यानी उल्टी के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है।
पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। देखिए, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रेसिका होती है, इसकी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर ये क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत से जुड़ा होता है और एक और किससे, ग्रास नली से जुड़ा होता है। कौन, आमाशय। तो उससे पहले देखिए थोड़ी सी कुछ ये सूचना है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। कभी कभी आप खाना खाते हैं तो बात करते हुए खाते हैं या हिचकी आ जाती हैं, तो जो खाने के जो कण हैं वो श्वास नली में चले जाते हैं, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिससे आपको उल्टी हो जाती है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रेसिका के साथ साथ चलती हैं, परंतु ग्रेसिनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो वायु का और भोजन का मार्ग एक ही होता है भाई। फिर भोजन की श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निकलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती हैं तथा भोजन को ग्रेसिनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती हैं और या खांसी उठती है। तो भाई नली तो एक ही होती है, लेकिन जब अपन भोजन करते हैं तो एक बाल की तरह लगा होता है, तो वो बाल बंद हो जाता है, जिससे जो श्वास नली है उसमें भोजन के कण नहीं जा पाते हैं। मान लीजिए गलती से कभी चली जाए खांसी की वजह से इससे, तो उससे आपको हिचकी आती है, खांसी आती है, कभी कभी उल्टी भी होने लगती है। ठीक है, तो ये इसका ऐसा सिस्टम होता है। तो हम पढ़ रहे थे आमाशय के बारे में। तो आमाशय का आंतरिक स्तर या सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो भाई आमाशय में जो भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है, क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है। तो आपको ध्यान में रखना है HCl की वजह से क्या होता है, अम्लीय होता है। किसमें, आमाशय में। तो आपसे मान ली परीक्षा में आ जाए कि आमाशय में भोजन क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो आपको क्या कहना है, अम्लीय होता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि किसकी वजह से, कौन से अम्ल की वजह से होता है, तो वो होता है HCl अम्ल की वजह से। श्लेष्मल आमाशय का आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसे जठर रस भी कहते हैं, जो अम्लीय होता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो भाई ये अम्लीय रस क्या करता है, जो हम जैसे मान लीजिए कभी कभार बिना हाथ धोए या फिर हाथों में ऐसे गंदगी लगी होती है, कीटाणु होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तब आमाशय में पहुंचने के बाद वो भोजन, उसमें जो विष जीवाणु मिले होते हैं, वो उनको ये जठर रस, मतलब ये अम्लीय है ना, अम्ल एसिड बनता है, वो उसको नष्ट कर देता है, मतलब उनको जीवाणु को नष्ट कर देता है। फिर हमको इससे कोई परेशानी नहीं होती है। ये जठर रस होता है वो प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, अमोनिया में तोड़ देता है। छिद्रांत, अब आती है छिद्रांत या फिर छोटी आंत। छिद्रांत लगभग 7.5, देखिए मैंने 7 बताया था, लेकिन ये 7.5 मीटर लंबी होती है।
मतलब छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर। तो याद रखना भाई, कभी भूलना नहीं, 7.5 मीटर की लंबी होती है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। अत्यधिक कुंडलित नली है, ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि हैं जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। तो अभी देखे थे हमने उस चित्र में पित्ताशय। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। तो अमाशय के नीचे कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? वो होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? पैनक्रियाज, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय ये क्या निकालती है? अग्नाशय रस का स्रावण करती है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। मतलब अमाशय में आंशिक रूप से पचता है, मतलब पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। फिर यह क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो उससे जो रस निकलता है छोटी आंत में से, उससे ये पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, वसा तो वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन किस में होता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में होते हैं? एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं प्रोटीन। ठीक है ना? तो शरीर के हमारे इस जगह पे क्या होता है? अमाशय होता है भाई। ठीक है, इस जगह पे अमाशय होता है इस तरह का। ये फिर ये नलिका इस तरह से ऊपर चली जाती है, इससे भोजन हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये अमाशय, ठीक है ना? इसे जे नुमा संरचना, ठीक है। और ये क्या है? हार्ट। हार्ट थोड़ा ऊपर होता है शायद, यहाँ पे हार्ट ऊपर होता है यहाँ पे। ठीक है ना? एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। तो देखिए अमाशय की खोज कैसे हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से बक्स क्षतिग्रस्त हो गया। कौन? एलेक्स सेंट मार्टिन क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। मतलब ये अमाशय तब तक बंद रहता है जब तक इसका पाचन पूरा हो जाता है, और खुलने के बाद फिर किस में जाता है? क्षुद्रांत में, छोटी आंत में, फिर जब इसका बाकी का जो बचा हुआ वो जाता है। अतने ये अमाशय में ही रहता है। तो भाई एक्सिस
1822 में एक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति के गोली लगी थी, जो ब्यूमेट एक सैनिक डॉक्टर थे, उन्होंने इसका इलाज किया तो उसको ये आमाशय को देखने का अवसर मिल गया। इसमें क्या भोजन का मंथन हो रहा था, मतलब उसका पाचन हो रहा था, और साथ ही साथ इसमें से कुछ तरल पदार्थ स्रावित हो रहा था इसको पचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये मंथन कब तक करता रहता है, जब तक इसका लगभग पाचन नहीं हो जाता है आंशिक रूप से। फिर जैसे ही इसका आंशिक रूप से पाचन होता है, फिर इसका क्षुद्रांत का गेट खुल जाता है एक तरह से, फिर ये क्षुद्रांत में चला जाता है, ठीक है। ये है पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषण। देखिए अब आता है क्षुद्रांत में अवशोषण। क्षुद्रांत में अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब जो पचा हुआ भोजन है उसमें से ये क्षुद्रांत में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, वो अवशोषित करती हैं, फिर अवशोषण के बाद रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। मतलब जो पचने के बाद जो भोजन जाता है उनको अवशोषित करने का काम कौन करते हैं, दीर्घ रोम की तरह होते हैं, उभरी हुई अंगुली की तरह, जिन्हें रसांकुर भी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, पर प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। मतलब उन रसांकुर मतलब क्षुद्रांत में भी जो दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। मतलब छोटी छोटी रुधिर की नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से जो अवशोषण के बाद जो पदार्थ होता है वो इनके ब्लड में मिल जाता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। रुधिर के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वो फैल जाता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। मतलब अवशोषण के बाद जो क्षुद्रांत में रसांकुर के माध्यम से जो उसका अवशोषण किया जाता है, फिर अवशोषण के बाद रुधिर वाहिकाओं से शरीर में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का विघटन किसमें, ऑक्सीजन की सहायता से CO2 बनती है और जल बनता है H2O, ठीक है। CO2 बनती है और जल बनता है किससे, C6H12O6 से, ग्लूकोज से। और हमको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। किससे, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, वह बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, मतलब बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अधूरे चैप्टर को पूरा करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।